मैं आपका दीपक सर और अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। मैंने प्रतिशत यानी परसेंटेज के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको हर एग्जामों में अलग अलग क्वेश्चनों को बनाने में क्या करेगी, मदद करेगी। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल है क्या। चलिए पहला क्वेश्चन, A person spent 12.5% of his income on food, 20% of the remaining part on traveling and 16.67% of the remaining portion on the house rent. He deposited remaining amount in saving. If his total expenditure is rupees 5,000, then find his total income. कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति अपने आय का 12.5% भोजन पर खर्च करता है, शेष भाग का 20% यात्रा पर खर्च करता है और शेष भाग का 16.66% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष राशि अपने बचत खाते में डाल देता है। यदि उसका कुल व्यय यानी खर्च 5,000 रुपये हैं तो बताइए उसकी कुल आय क्या होगी। यानी अब हम इन सवालों को दो तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इन सवाल को बेसिक से बनाने की कोशिश करते हैं और बेसिक से चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारे पास जो परसेंटेज दिया गया है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू हम लिख लेते हैं। 12.5% मीन्स हम जानते हैं 1/8, 20% मीन्स हमें पता है 1/5 और 16.67% का मतलब हमें पता है 1/6। अब अगर मैं मान लूं लेट द सैलरी बी x, यानी माना कि उसकी आय x रुपए थी, तो सबसे पहले हम अपनी सेविंग को निकाल लेते हैं। तो सेविंग कितना होगा बच्चों? तो आप कहोगे सर x में से 1/8 वो खर्च करता है, यानी 1 - 1/8 खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बचेंगे शेष, और इस शेष में से फिर वो 1/5 खर्च करता है, यानी फिर कितना बचेगा 1 - 1/5, यानी अब उसके पास इतने रुपए शेष बचेंगे और फिर वो इसमें से 1/6 खर्च करता है, यानी 1 - 1/6 खर्च करने के बाद उसके पास सेविंग उसकी इतनी बचेगी। यानी अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, x × 7/8 × 4/5 × 5/6। तो 5 से 5 कैंसिल बचे और 4 से इसे काट दीजिए, यानी हमारी जो सेविंग है वो कितनी है 5x/12। और हमारे सवाल में क्या कहा गया है, हमारे सवाल में कहा गया उसका कुल व्यय यानी कुल खर्च 5,000 रुपये है। तो अब आइए हम उसके खर्च को निकाल लेते हैं, यानी एक्सपेंडिचर को। यानी टोटल सैलरी हमारी x थी, जिसमें से हमने 7x/12 क्या कर दिया, बचाया है। तो इसका मतलब ये है कि हम 5x/12 क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो सवाल के अनुसार हमारे सवाल में क्या दिया गया है, सवाल के अनुसार हमसे कहा गया है कि 5x/12 की जो वैल्यू है वो हमारे सवाल में 5,000 रुपये के बराबर है। यानी अब अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ 1,000, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितने रुपए के बराबर आएगी बच्चों? तो मैं कहूँगा टोटल 12,000 रुपये के बराबर आएगी। यानी हमारा जो टोटल वैल्यू है वो कितने के बराबर आएगी, 12,000 रुपये के बराबर आएगी। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ये तो वो तरीका हो गया जब हम सवालों को x मानकर बनाते हैं, जहाँ पर हम बेसिक प्रोसेस को जानते हैं। इसी सवाल को जब इस तरह के सवाल आए जहाँ पे रिमेनिंग की बात हो, यानी शेष इतना खर्च करने के बाद इतने शेष का, फिर शेष का, यानी रिमेनिंग ऑफ की बात हो, तो बेस्ट तरीका होता है बच्चों रेशियो मेथड से इस सवाल को बनाना। तो आइए अब हम इसी सवाल को रेशियो मेथड से देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। आइए दूसरे मेथड में आते हैं। दूसरे मेथड 2 में क्या कहा गया है बच्चों, आइए देखा जाए। मेथड 2 में किस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे सैलरी और हम यहाँ पर लेंगे सिर्फ। सबसे पहले हमारे सवाल में क्या कहा गया है, सबसे पहले हमारे सवाल में कहा गया है कि वो अपने कुल आय का यानी टोटल सैलरी का 1/8 पार्ट खर्च करता है। इसका मतलब ये है कि उसकी सैलरी अगर 8 है
और उसमें से अगर वो एक पार्ट खर्च करता है तो बचाएगा कितना, तो मैं कहूँगा 7 पार्ट। फिर बचे हुए का यानी रिमेनिंग का वो 1/5 पार्ट खर्च करता है, यानी 5 यूनिट में से 1 यूनिट खर्च करता है। तो 5 यूनिट में से अगर 1 यूनिट खर्च करेगा बच्चों तो बचेगा कितना, 4। और फिर वो अपनी यूनिट का जो बचा हुआ पार्ट है उसका 1/6 पार्ट वो खर्च करता है। इसका मतलब क्या है कि 6 यूनिट है और उस 6 यूनिट में से उसने खर्च किया कितना, 5, 5 बचेगा। यानी अब अगर मैं सॉल्व करूं तो आप देखोगे यहाँ से ये और ये कैंसिल, 4 से अगर मैं इसे काटूं 2 तो यहाँ से क्या मिला, 3 2 2 6 12 और 7 1 7। यानी उसकी सैलरी कितनी, 12 यूनिट, उसकी सेविंग कितनी, 7 यूनिट। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि उसने खर्च कितना किया होगा, तो आप कहेंगे 5 यूनिट। इसका मतलब क्या बच्चे कि उसने खर्च कितना किया होगा, तो आप कहेंगे 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कही गई है 5000 रुपए के बराबर। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बाबू, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1000। तो अब हमारे सवाल में क्या पूछा गया है कि उसकी कुल आय कितनी थी, यानी कुल सैलरी कितनी थी, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 12,000। यानी उसकी कुल आय कितनी थी, 12,000 रुपए थी। उम्मीद करता हूं सवाल को मैंने बेसिक से भी आपको समझाया और इसी सवाल को हमने रेशियो मेथड से भी जाना कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चंस है क्या। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कहा है। अजय स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन एजुकेशन, 24% ऑफ द रिमेनिंग ऑन स्पोर्ट्स, ही स्पेंड ₹3090 ऑन फूड after spending amount on sports and 60% of the remaining on entertainment. If he left with ₹1500 after spending on entertainment, then find his monthly income. क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अजय अपनी आय का 20% शिक्षा पर, शेष का 24% खेल पर खर्च करता है। इस खेल पर राशि खर्च करने के बाद 3090 रुपये वो भोजन पर खर्च करता है और शेष बची राशि का 60% मनोरंजन पे खर्च करता है। और मनोरंजन पे खर्च करने के बाद उसके पास 1500 रुपए क्या बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं। तो पूछा गया है कि बताइए उसकी कुल आय क्या थी। चलिए, यानी इसके पहले वाले सवाल में हमने सीधे सीधे सवालों में क्या देखा, रेशियो देखा। और इस सवाल में क्या है, रेशियो के साथ साथ यानी शेष के साथ साथ हमारे पास पैसे की भी बात की गई है। तो आइए इस सवाल को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने परसेंटेज को तोड़कर लिख लेते हैं, यानी आपके समझने के लिए सुविधा होगी। 20% मीन्स 1/5, 24% मीन्स 6/25 एंड 60% मीन्स जैसा कि आप जानते ही हो दैट इज 3/5। चलिए अब सवालों को करने की कोशिश की जाए और समझा जाए। अजय अपनी आय का 20% शिक्षा पे खर्च करता है। इसका मतलब क्या बच्चे कि 5 यूनिट वो कमाता था, जिसमें से 1 यूनिट उसने खर्च कर दिया, यानी अभी उसके पास बचा कितना यूनिट होगा, 4 यूनिट। अब आगे, और ये 4 यूनिट की वैल्यू जो यहाँ आई है ये इस यूनिट के बराबर होगी, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 25। क्योंकि बचे हुए भाग का ही वो क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था 24% ऑन स्पोर्ट्स, और बचा हुआ भाग मेरे पास 4 यूनिट था। तो यहाँ से 4 यूनिट की जो वैल्यू होगी और यहाँ पर जो 25 यूनिट की वैल्यू होगी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस 25 यूनिट में से फिर उसने 6 यूनिट खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 19 यूनिट, यानी 19। अब 19 यूनिट बचने के बाद उस 19 यूनिट में से सबसे पहले उसने क्या किया है, -3090 खर्च कर दिया, यानी 3090 रुपये खर्च कर दिया। यानी 19 यूनिट में से उसने 3090 रुपीज़ क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से
वो 3 यूनिट फिर खर्च करता है, यानी अब बचा हुआ पार्ट कितना था 5 यूनिट, जिसमें से उसने 3 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना बच्चे 2। यानी 19 पार्ट की बात की जाए तो 19 का ये भी वैल्यू होगा और इस बचे हुए पार्ट का ये भी वैल्यू होगा, यानी 5 यूनिट। अब हमारे सवाल में कहा क्या गया है, सवाल को देखें। हमारे सवाल में कहा गया है कि इस 2 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कही गई है 1500, यानी बची हुई राशि जो उसके पास थी वो कितने यूनिट थी 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, तो हम कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू होगी 750। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 750 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, तो 3750। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3750। और हमें पता है 19 यूनिट का मतलब क्या है 3090 प्लस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 3750, यानी 19 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे। तो चलिए इसे जोड़ के निकालते हैं। 0 9 + 5 4 8 6, यानी 19 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में जो मिली है वो कितने के बराबर मिली है 6850 के बराबर मिली। तो 19 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में 6850, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा ₹6840 डिवाइडेड बाई 90। 19 3 is 57, 19 3 is 57 और यहाँ से रहा 19 6 is और 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 360 रुपये, तो बच्चे आप मुझे खुद बताइए 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर इंटू 360, यानी 25 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी 9000, यानी 25 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी 9000। और ये 9000 हमारे सवाल में कितने यूनिट के बराबर है, तो हम कह सकते हैं 4 यूनिट के बराबर है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 9000। तो बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 डिवाइडेड बाई 9000 यानी 2250। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2250 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चों इंटू 5, यानी इंटू ₹2250, यानी आप सॉल्व करेंगे तो 05211, यानी 11250, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11250। इस तरह के क्वेश्चंस जो कि हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप बैंक के एग्ज़ामों में, आप एसएससी के एग्ज़ामों में देख सकते हैं, जहां पर चीज़ें सिर्फ सवालों तक नहीं रह जाता, कॉन्सेप्ट चला आता है। तो चलिए, मुझे पता है कि आपको हर एक चीज़ें बारीकी से और अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, तो अब हम बिना समय गवाए अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आइए। The ratio of men, women and children in a picnic is 2:3:5. If 10% of the men, 20% of the women and 30% of the children are vegetarian, then find the percentage of people who are vegetarian in the picnic. कहा गया है पिकनिक में पुरुष, महिला और बच्चों के संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि 10% पुरुष, 20% महिला और 30% बच्चे शाकाहारी हों तो कुल कितने प्रतिशत लोग शाकाहारी हैं। हम इस सवाल को 2 तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से सवाल को बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आप मेरे साथ दीपक सर के तरीके पे चलेंगे कि किस तरीके से ओवरऑल के क्वेश्चनों को हम बना सकते हैं। तो आइए देखें, सबसे पहले हम अपने पहले मेथड पे आते हैं और समझते हैं। हमारे पास मैन के बारे में बात की गई, हमारे पास वोमेन के बारे में बात की गई है और हमारे पास चिल्ड्रन के बारे में बात की, और उनके नंबर्स का रेशियो जो दिया हुआ है वो है कितना बच्चों 2:3:5। कितना है 2:3:5। ठीक, यानी मैंने आपको बताया है और आप जानते हैं कि अगर सवाल में रेशियो और परसेंटेज हो तो बेस टोटल में मानना क्या होता है 100 के मल्टीपल्स में। तो हम मान लेते हैं कि मैन हमारे पास 200 है, वोमेन हमारे पास 300 है और चिल्ड्रन हमारे पास 500 है। तो मैं कह सकता हूँ टोटल जो हमारे पास होगा वो टोटल कितने लोग पार्टी में मौजूद हैं, तो मैं कहूँगा सर 1000। अब इस 200 मैन में से
वेजिटेरियन की बात की जाए तो कहा गया है 10% जो मेन हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो 200 का 10% अगर मैं निकालूंगा तो कितने आएंगे 20, यानी 20 जो पुरुष हैं वो क्या है वेजिटेरियन हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 20% जो महिलाएं हैं वो वेजिटेरियन हैं, यानी उनकी संख्या कितने के बराबर होगी 60 के बराबर, यानी 60 के बराबर। और फिर कहा गया 30% बच्चे क्या हैं वेजिटेरियन हैं, यानी बच्चों की संख्या कितनी होगी 150 यानी 150, यानी 20 पुरुष 60 महिला और 150 बच्चे क्या हैं वेजिटेरियन हैं। तो क्या मैं टोटल कह सकता हूँ 230 जो बच्चे हैं वो क्या हैं वेजिटेरियन। अब 230 बच्चे और महिला और पुरुष मिलाकर क्या है वेजिटेरियन हैं, तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत लोग वेजिटेरियन हैं। तो अब मैं ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं तो आप कहेंगे कि ओवरऑल परसेंटेज सर 230 लोग जो पिकनिक में हैं वो वेजिटेरियन हैं, कितने में 1000। और किसी भी चीज़ को कम परसेंटेज में करने के लिए आप जानते हो इंटू 100%, ये कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी आंसर कितना हो गया 23%, यानी आंसर कितना हो गया 23%। अब इसी क्वेश्चन को आप वेटेज वैल्यू के साथ भी बना सकते हैं। अब आइए वेटेज वैल्यू जाने क्या है। अब इसका दूसरा तरीका सीखते हैं कि किस तरीके से सवालों को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं विद द ओवरऑल वेटेज वैल्यू के साथ। तो चलिए देखें, हमारे पास क्या है मेन है, हमारे पास क्या है वुमेन है, और हमारे पास क्या है चिल्ड्रन, जिनका आपस में रेशियो कितना है 2:3:5। हमसे कहा गया है 10%, यानी वेजिटेरियन परसेंटेज की बात करें तो हमसे कहा गया है 10% पुरुष, फिर कहा गया है 20% महिला, और फिर कहा गया है 30% बच्चे क्या हैं वेजिटेरियन। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है कि बताइए ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा। तो बनाने का तरीका क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए यहाँ पर आप मिनिमम परसेंटेज मेथड भी लगा सकते हैं कि आप अगर गौर से देखें तो 1% वैल्यू है 10, 1% वैल्यू है 20 और 1% वैल्यू है 30। तो मैं ये तो कह सकता हूँ बिल्कुल कि सबसे मिनिमम मेरा 10% वेटेज वैल्यू तो होगा ही होगा, यानी जितने भी पार्टी में लोग होंगे वो 10% से अधिक ही ऐसे लोग होंगे जो कि क्या हो वेजिटेरियन हो, 10% से ज़्यादा ही ऐसे लोग होंगे जो वेजिटेरियन हो। यानी हमने जो मिनिमम परसेंटेज पकड़ा है वो कितना पकड़ा है 10, यानी 10%, 10% जो लोग हैं वो क्या हैं वेजिटेरियन हैं। तो अब आइए, अब मैं इस मिनिमम से कंपेयर करता हूँ बाकियों। अब मैं देख रहा हूँ कि हर एक जो महिला है इस मिनिमम से कितना ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा 10% ज़्यादा है सर। तो अगर हर एक महिला इस प्रतिशत से यानी मिनिमम परसेंटेज से अगर 10% ज़्यादा है तो हमारे पास कितनी महिलाएं हैं 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30% प्लस 30, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30% प्लस। अब जितने भी बच्चे हैं हमारे इस मिनिमम परसेंटेज से बच्चे कितना ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगा सर 20%। हमारे इस मिनिमम परसेंटेज से कितना ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा सर 20%। तो अगर एक बच्चा 20% ज़्यादा है तो मुझे ये बताओ 5 बच्चा कितना परसेंट ज़्यादा होगा, तो मैं कहूँगा सर टोटल 100% ज़्यादा। यानी ये जो टोटल एक्स्ट्रा है, अब अगर मुझे ओवरऑल में जाना है तो ये किनके बीच में बटेगा, जितने पार्टी में लोग मौजूद थे, यानी कितना 2 + 3 + 5। यानी अब अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 10% प्लस 130% डिवाइडेड बाई 10, यानी यहाँ से ये कट गया, यानी 10 + 13, यानी टोटल जो लोग उस पिकनिक में गए हैं वेजिटेरियन हैं वो टोटल कितने प्रतिशत हैं 23%। तो देखिए, मैं आपको सवालों को हर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं और हर तरीके से समझा रहा हूं कि किस तरीके से बेसिक मेथड से आप सवालों को समझते हुए बना सकते हैं, और उसके बाद किस तरीके से आप अपना दूसरा अप्रोच लगा सकते हैं जहां पर बिना पेन लगाए भी आप सवाल को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है?
हर एक अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आया हूं कि जिससे आप हर एक चीज़ों को बहुत ढंग से समझते हुए रिवीजन करते हुए बढ़े। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े और देखें अगला क्वेश्चंस क्या गया है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर मैं सवालों में चलता हूँ और देखता हूँ। अब सवाल में कहा क्या गया है, आइए समझा जाए। सवाल में क्या कहा गया है, ए फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर while a dry fruit contains 20% water. How much kilogram of dry fruit can be obtained? 100 kg of fresh fruit। यानी एक ताजे फल में 68% पानी होता है जबकि एक सूखे फल में 20% पानी होता है। ज्ञात कीजिए कि 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। तो चलिए देखा जाए और समझा जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है फ्रेश फ्रूट। तो अब अगर मैं कहूं कि फ्रेश फ्रूट में वाटर यानी पानी का प्रतिशत कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे सर 68%। ठीक, आप कहेंगे 68%। और अगर मैं आपसे कहूं कि अब इसमें बताइए सिर्फ और सिर्फ फल कितने हैं, ओनली फ्रूट, तो आप कहोगे सर 100% तो कुल होता है, जिसमें से 68% अगर पानी है तो सर 32% ही बिना पानी के चीजें होंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे। यानी फ्रेश फ्रूट में हमने क्या देखा कि 68% क्या था, पानी था, तो बाकी उस पानी को निचोड़ने के बाद जो सिर्फ और सिर्फ फल बचा होगा वो कितने प्रतिशत होंगे, 32%। और अब उसी तरीके से हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट की भी बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि वाटर यानी पानी का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है बच्चों, 20%। और सिर्फ इसमें फल कितने मिलेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि 100% कुल होता है सर, और माइनस 20%, यानी हम कह सकते हैं कि 80% यानी 80% जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, फल है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो फ्रेश फ्रूट 32% की जो वैल्यू आएगी और ड्राई फ्रूट्स में जो टोटल 80% की वैल्यू होगी, दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि आपको फ्रेश फ्रूट से ही क्या मिल रहा है, ड्राई फ्रूट मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आम का अचार ले लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम सभी को पसंद है कि आप जब मार्केट से वो आम खरीद के लाते हैं तो वो कौन सा फ्रूट होता है, तो आप कहेंगे फ्रेश फ्रूट होता है सर। उसमें जल की मात्रा यानी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसे जब हमें धूप में सूखने देते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, ड्राई फ्रूट मिलता है, यानी वो आम में से पानी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन बच्चों जो मटेरियल पहले उस आम में था और सूखने के बाद जो मटेरियल अब इस आम में है, दोनों के मटेरियल आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब आइए, सवाल हमारा समाप्त हो चुका है। अब देखिए सवाल क्या है। तो अगर मैं कहूं कि 100 kg में मुझे, अगर मैं कहूं कि 100 kg में मुझे कितना प्रतिशत फ्रूट्स मिलेगा वो भी फ्रेश फ्रूट से, तो आप कहेंगे 32%, यानी 100 kg का 32/80, जो कि हमारे ड्राई फ्रूट्स मान लिया टोटल इक्वल टू x kg, जो कि हमारे ड्राई फ्रूट्स का कितना है, तो 80%, यानी क्या होगा, 80/100, यानी आप देखेंगे 100 से 100 ये कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल, और 8 से अगर आप इसे काट दे तो ये कितने बार में, 4 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी kg होगी, दैट इज इक्वल टू 40 kg। यानी ताजे 100 किलोग्राम ताजे फल से हमें कितने किलोग्राम फ्रेश फ्रूट मिलेंगे, तो आंसर होगा, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, आंसर होगा कितना, 40 kg। यानी ताजे फल से जो कि 100 किलोग्राम है, उससे अगर हम सूखे फल की मात्रा निकाले तो टोटल कितने ग्राम के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 40 kg, यानी 40 किलोग्राम के बराबर आएगा। आप इस सवालों के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने कहा, आम के अचार के बारे में सोच सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही सरल तरीके से क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए
सवाल को पढ़िए बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब मैं इस सवाल को पढ़ देता हूँ। सवाल में कहा क्या गया है, द वेट ऑफ एन एम्प्टी बकेट इज 25% ऑफ द वेट ऑफ द बकेट व्हेन फिल्ड विद सम लिक्विड, सम ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, देन द बकेट along with the remaining liquid weight 3/5 of the original weight, what percentage of the liquid has been removed। कहा गया है कुछ तरल से भरे जाने पर एक खाली बाल्टी का वजन बाल्टी के वजन का 25% होता है। कुछ तरल निकाल दिए गए और फिर शेष तरल के साथ बाल्टी का वजन मूल वजन का 3/5 हो जाता है, तो तरल का कितना प्रतिशत हटा दिया गया। यानी जो उस बाल्टी में लिक्विड थी, यानी एग्जाम्पल में पानी ले सकते हैं, यानी जो उस बाल्टी में पानी थी वो कितना प्रतिशत हटा दिया गया है। तो चलिए आइए देखें और समझें हमारे सवाल में क्या दिया गया है, थोड़ा सा जाना जाए। तो हमारे सवाल में कहा गया है, सबसे पहले थोड़ा ये ले लेते हैं, यानी 25%, यानी हम बच्चों 25% का मतलब क्या लिख सकते हैं 1/4। और उसी तरीके से हमारे सवाल में और एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 3/5। तो हम एक काम करते हैं, हमारा सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसा दिखे 4 है 5 है, तो बेस्ट क्या पकड़िए, बेस्ट तरीका है कि आप टोटल जो है उसे क्या पकड़ लीजिए, एलसीएम किसका 4 और 5 का, यानी हम कह सकते हैं 20 यूनिट, यानी हम कह सकते हैं क्या 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट जो है हमारी क्या है वैल्यू है। तो अब आइए सवाल को देखें और समझने की कोशिश करें। तो हमने क्या किया है, बकेट प्लस वाटर की जो वैल्यू ली है वो कितना ली है 20 यूनिट। बकेट प्लस वाटर की जो टोटल वैल्यू ली है वो कितनी ली है 20 यूनिट। तो हमसे सवाल में कहा गया है कि जो खाली बाल्टी है यानी जो बकेट है वो 25% है उस बकेट का जो कि क्या है पानी से भरा हुआ है, और हमें पता है कि टोटल हमने जो पानी से भरा हुआ बकेट लिया वो कितना है 25% है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बकेट का जो वेट होगा वो कितना होगा 20 का कितना परसेंट 25%, यानी 20 का 25% यानी कितना होगा 5। यानी बच्चों अगर 5 यूनिट हमारे बकेट का वेट होगा तो हम यहाँ से सीधे सीधे कह सकते हैं सर हमारे वाटर का जो वेट है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 15। यानी 20 यूनिट में 5 यूनिट आपके बकेट का वेट हुआ और 15 यूनिट आपके किसका वेट हुआ, पानी का। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अब सवाल में क्या कहा गया है। अब सवाल में कहा गया है कि सम ऑफ द लिक्विड हैज बीन, यानी कुछ पानी को उसमें से निकाल दिया जाता है, देन द बकेट along with the remaining liquid weight 3/5 of the, यानी अब जब हम इसमें से कुछ पानी को निकाल देते हैं तो अब जो बकेट प्लस वाटर का जो वेट हो जाता है वो कितना हो जाता है 3/5 ऑफ द ओरिजिनल, और ओरिजिनल हमने कितना माना था बच्चों 20 यूनिट। तो 3/5 कितने का 20 यूनिट का, यानी 5 से अगर मैं इसको काट दूं तो 4, यानी अब जो वेट है हमारे बकेट का यानी बाल्टी का वाटर के साथ वो कितना यूनिट है 12 यूनिट। और हमें पता है इस 12 यूनिट में अगर 5 यूनिट बकेट का वेट है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अब जो वाटर का वेट है हमारे सवाल में कितने के बराबर है 12 माइनस 5, यानी वाटर जो है अब कितनी यूनिट है 7 यूनिट। यानी पहले हमारे पास जो वाटर थी वो कितनी यूनिट थी 15, और अब जो वाटर है वो कितनी यूनिट है 8, यानी 15 से 8 हुई है। इसका मतलब ये है कि हमने वाटर कितना रिप्लेस किया है, तो आप कहेंगे 8 यूनिट। यानी हमने वाटर कितना रिप्लेस किया है तो आप कहेंगे 8 यूनिट, और उसी का हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो चलिए परसेंटेज निकालते हैं, कितना होगा बच्चों 8/15 इंटू 100। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आया 5 3 is 15 और ये क्या आएगा 20, यानी 160/3%। यानी अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 53 से ही 1/3%, यानी 53 1/3%, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन को एकदम ढंग से समझ के करिए, और फ्रैक्शनल वैल्यू जब हो
तो हमेशा कोशिश करिए एलसीएम कुछ एक ऐसा चीज पकड़े, यानी लॉसो एक कुछ ऐसा ले कि जिससे कि हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू को इजीली सॉल्व करके हम उसे किस में ला सके, होल नंबर में ला सके। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत ढंग से और अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, जो कि आपके सामने अपकमिंग एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सवाल पढ़िए बच्चों, देखिए क्या लिखा गया है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ इस सवाल को, देखा जाए। A monthly return railway ticket costs 25% more than a single ticket. A weekly extension can be had for the former by paying 5% of the monthly ticket cost. If the money paid for the monthly ticket is ₹84, then the price of the single ticket. एक मासिक रिटर्न रेलवे टिकट की कीमत एक टिकट से प्रतिशत अधिक है। मासिक टिकट की लागत का 5% भुगतान करके पूर्व के लिए एक सप्ताह का विस्तार किया जा सकता है। यदि मासिक टिकट के लिए भुगतान की गई राशि 84 रुपये है, तो बताइए एक अकेले टिकट की कीमत क्या होगी, यानी सिंगल टिकट की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन में इस तरीके से कहा गया है कि देखिए जो मासिक टिकट का दाम है वो सिंगल टिकट के दाम से 25% क्या है, ज़्यादा है। और फिर कहा जा रहा है कि अगर आप अपने टिकट को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दें तो जो आप मासिक टिकट का पेमेंट कर रहे हैं उससे आपको 5% क्या करना पड़ेगा, अधिक पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि आज अगर मासिक टिकट का दाम 84 रुपये दिया जा रहा है, तो बताइए सिंगल टिकट की दाम क्या होगी। तो जैसा कि हम अपने सवाल में देख रहे हैं, बेस्ट अगर हम इससे करना चाहें तो सबसे सरल तरीका क्या है बच्चों, इसको क्या ले लिया जाए, तो सबसे सरल तरीका इसे हम 100 मान के बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। ये मैं ले लेता हूँ सिंगल टिकट और ये मैं ले लेता हूँ रिटर्न टिकट। ये है हमारी सिंगल टिकट और ये है हमारी रिटर्न टिकट। अब सवाल में कहा गया है कि जो मासिक रिटर्न टिकट है की कीमत जो है सिंगल टिकट से 25% अधिक है। तो अगर मैं सिंगल टिकट का दाम 100 रुपया माना तो रिटर्न टिकट की दाम कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 125। रिटर्न टिकट की दाम कितनी होगी सर, 125। तो अगर हम इसे रेशियो में कर लें तो मैं कह सकता हूं अगर सिंगल टिकट की दाम 4 यूनिट होगी तो रिटर्न टिकट की दाम कितनी होगी, 5 यूनिट। यानी ये डेटा हमें बनाने में आसान पड़ेगा। यानी सिंगल टिकट की दाम अगर 4 यूनिट होगी तो रिटर्न टिकट की दाम कितनी यूनिट होगी, 5 यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब कहा गया है कि अगर आप एक सप्ताह का विस्तार कर दें तो आपको और 5% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है अपने रिटर्न टिकट पर। तो अब अगर मैं एक सप्ताह का विस्तार कर दूं तो मुझे अभी कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, तो मैं कहूँगा 5 का 105% हमें पेमेंट कर रहे हैं, यानी 5% अधिक पेमेंट करना पड़ रहा है डिवाइडेड बाई 100। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये 21/20 और यहाँ से अगर हम करें तो 4, यानी अभी जो मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है वो कितने यूनिट के बराबर है, 21/4 यूनिट के बराबर। अभी जो हमें पेमेंट करना पड़ रहा है वो कितने यूनिट के बराबर है, 21/4 यूनिट के बराबर है। तो हमारे सवाल में तो ये बता ही दिया गया है बच्चों कि 21/4 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे सवाल में कह दी गई है 84 के बराबर। तो 21/4 यूनिट की वैल्यू अगर 84 के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 84 × 4/20, यानी यहाँ से अगर हम काट दें 4, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 16 होगी तो मुझसे पूछा जा रहा है सिंगल टिकट का दाम कितना होगा, तो हमने सिंगल टिकट का दाम कितना मान के रखा है, 4 यूनिट। यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो अब अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 16 × 4 यानी 16 चौके 64, यानी सिंगल टिकट की जो दाम होगी वो कितने के बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर 64 रुपये के बराबर, यानी 64 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। एकदम ध्यान से सवालों को करिए। मैं एकदम ट्रेडिशनल और एग्जाम के वे को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सवाल के लेवल्स हाई हैं, आपको अपने एग्ज़ामों के लिए उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्ज़ामों के लेवल्स भी हाई होते जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव भी बढ़ता जा रहा है। तो हम उस तरीके से सवालों के लेवल को भी क्या करेंगे, बढ़ाते हुए बढ़ेंगे।
तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें और देखें अगले क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अब मैं पढ़ता हूँ, देखा जाए। इन एन एग्जामिनेशन 60% of the candidate passed in English, 70% of the passed in mathematics, but 20% failed in both the subject. If 2,500 candidates passed in both the subject, the number of the candidate who appeared at the examination was। कहा गया है एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% गणित में, लेकिन 20% जो विद्यार्थी थे वो दोनों विषयों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो कहा गया है कि अगर 2050 विद्यार्थी जो हैं दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं तो बताइए विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो हम इस सवाल में क्या देख रहे हैं, हमारे इस सवाल में क्या दिया गया है, हमारे इस सवाल में क्या दिया गया है, उत्तीर्ण और उत्तीर्ण दोनों के बारे में बात की गई है। तो आइए सवालों को समझें। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इंग्लिश की, यानी इंग्लिश की बात करते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं इस। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश में पास होने वाले प्रतिशत 60 है तो इंग्लिश में फेल होने वाले के प्रतिशत कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 100 माइनस 60, यानी इंग्लिश में जो फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत होगा वो कितना प्रतिशत होगा, 40%। क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ 2 सब्जेक्ट लिया गया है इंग्लिश और मैथ्स, तो सिर्फ और सिर्फ जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जितने बच्चे, यानी अंग्रेजी में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा उस पर्टिकुलर इंग्लिश को लेकर वो कितने प्रतिशत होंगे, 100%। अब जब हम मैथ की भी बात करेंगे और मैथ में भी जितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा तो गणित को लेकर जितने भी बच्चे होंगे उस रिलेटिवली उसे हम कितना प्रतिशत कहेंगे, 100%। और पूरे क्लास में जब सभी बच्चों ने मिलकर एग्जाम दिया होगा जो कि इंग्लिश भी देंगे और मैथ्स भी देंगे, तो क्लास के रिस्पेक्ट में जितने भी बच्चे होंगे वो कितने प्रतिशत होंगे, 100%। यानी कंडीशन के अनुसार हमारा प्रतिशत भी क्या होता है, 100% चेंज होता रहता है। जब हम इंग्लिश के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि बच्चे इंग्लिश का एग्जाम दिए होंगे। जब हम मैथ के रिलेटिव बात कर रहे हैं 100% की, तो उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने मैथ्स दिया होगा। और जब हम क्लास की बात कर रहे हैं तो हम उन सभी बच्चों की बात कर रहे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों एग्जामों को दिया। तो सबसे पहले हमें क्या मिला कि इंग्लिश में अगर 60% बच्चे पास हैं तो 40% बच्चे क्या हैं, फेल। उसी तरीके से अब मैथ्स की बात कर ली जाए, तो हम कह सकते हैं कि मैथ्स में अगर 70% बच्चे पास हैं तो फेल होने वाले बच्चों की प्रतिशत कितनी होगी, 30%। चलिए, और हमारे सवाल में क्या है, और हमारे सवाल में कहा गया है इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल होने वाले बच्चों की जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, 20%। तो अब आप भली भाली जानते हैं कि अब हम यहाँ से चाहें तो वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। यानी सबसे पहले हम यहाँ से पकड़ते हैं उन बच्चों को जो कि इंग्लिश में क्या है, फेल है। तो इंग्लिश में फेल होने वालों बच्चों की प्रतिशत कितनी है, 40। फिर आगे बढ़े, मैथ्स में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना है, 30%। और मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना है, 20%। यानी 20% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या है, फेल हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले, इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना होगा, तो हम कहेंगे 20%। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथ्स में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना होगा, तो आप कहेंगे 40%।
यानी ये वेन डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है कि कुल इतने प्रतिशत बच्चे जो हैं, 20% बच्चे जो हैं वो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हैं, 10% बच्चे जो हैं वो केवल और केवल गणित में फेल हैं, और 20% बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या है, फेल। तो अब अगर मैं टोटल फेल परसेंटेज बोलूं तो आप कहेंगे सर 20% प्लस 20% प्लस 10%, यानी 50% बच्चे क्या हैं, फेल हैं। तो अब मैं अगर पूछूं बोथ पास परसेंटेज क्या है, बोथ पास परसेंटेज क्या है, तो आप कहेंगे सर 100% पूरे क्लास का है, उसमें से 50% अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास कितने हैं, 50%। और अब बच्चों हम कह सकते हैं कि इस 50% की वैल्यू, इस 50% की वैल्यू हमारे सवाल में, इस 50% की वैल्यू हमारे सवाल में 2500 कही गई है। तो आप खुद बताओ टोटल क्लास के बच्चे कितने परसेंट होते हैं, 100%। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो इसका भी डबल हो जाएगा, यानी कितना, 5000, यानी इसका भी डबल हो जाएगा, यानी कितना, 5000, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। एक एक चीज को ढंग से देखिए, सवालों के लेवल आपके लिए ही बनाया गया है कि आप हर एक तरह के सवालों को बहुत ढंग से और अच्छे तरीके से समझें और चीजों को जानें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है। Out of a total of 85 children playing badminton or table tennis or both, total number of girls in the group is 70% of the total number of boys in the group. The number of boys playing only badminton is 50% of the number of boys, and the total number of boys playing badminton is 60% of the total number of boys. The number of children playing only table tennis is 40% of the total number of children, and a total of 12 children playing play badminton and table tennis both. Find the number of girls playing only badminton. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलने वाले लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 85 है, जिसमें यह बता दिया गया है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है, 70% है। अब जो लड़के केवल बैडमिंटन खेलते हैं वो पूरे लड़कों की संख्या का 50% है, और जो लड़के बैडमिंटन खेलते हैं वो कुल लड़कों की संख्या का 60% है। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है, 40% है, और कहा गया है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलते हैं। तो पूछा गया है कि केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कियों की संख्या क्या होगी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी व्यूज, आपकी चीजें और बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अर्थमेटिक में सबसे बड़ा गेम किसका है, शब्दों का गेम है, और इस क्वेश्चन में शब्द भरे पड़े। तो चलो अब क्वेश्चन को देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या है और किस तरीके से इसका हल यानी सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारे सवाल में ये कहा गया है कि लड़कियों की जो संख्या है पूरे लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है, 70% है, और कुल बच्चे कितने हैं, 85 हैं, यानी 85। तो चलिए हमें पता है 85 हमारे पास कुल बच्चे हैं, जिसमें से लड़के और लड़कियां दोनों। अब अगर मैं लड़कों को 100 यूनिट मान लूं तो आप कहेंगे सर लड़कियां 70 होंगी, क्योंकि लड़कों का 70% लड़कियां हैं। यानी अब अगर हम यहाँ से करें तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 0 कैंसिल, तो 10:7, यानी लड़के जो हुए वो कितना यूनिट हुए, 10 यूनिट। लड़कियां जो हुई वो कितना यूनिट हुई, 17 यूनिट, और इन दोनों को जोड़कर हमारे सवाल में टोटल कितने बच्चों के बराबर है, 85 के बराबर। यानी 10 + 7 17, 17 बराबर 85, तो 1 बराबर कितना आएगा बच्चों, 5 यूनिट। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 50, और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 35। यानी हम कह सकते हैं 85 बच्चों में से 50 बच्चे जो हैं वो कौन है, लड़के हैं, और 35 जो बच्चियां हैं वो कौन है, लड़कियां हैं। अब चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं और सवालों को करने की कोशिश करते हैं।
हमारे सवाल में दो खेलों के बारे में बात की गई है, तो चलिए हम दो वेन डायग्राम बना लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हम यहाँ से ले रहे हैं वो है बैडमिंटन। और दूसरा जो हम यहाँ से ले रहे हैं वो है टेबल टेनिस। तो आइए और सवालों को समझें और समझने की कोशिश करें। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन, यानी केवल और केवल वो लड़के जो कि सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं। ओनली का मतलब क्या हुआ? केवल और केवल वो लड़के जो सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं। कहा गया है 50% है कुल लड़कों का। तो चलिए हम यहाँ से ये पोर्शन, जैसा कि आप जानते हैं ये कौन सा पोर्शन है, ये बैडमिंटन का पोर्शन है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि कितने प्रतिशत लड़के जो हैं वो केवल और केवल बैडमिंटन खेलते हैं, तो कहा गया है 50 का 50% है। यानी अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो हमें क्या मिलेगा? 50 का 50%। यानी अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं 25 लड़के ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। केवल और केवल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आगे बढ़े, अब क्या कहा गया है? एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बैडमिंटन इज 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। और वो लड़के जो बैडमिंटन खेलते हैं वो कुल लड़कों का कितना प्रतिशत है? 70%। तो अब बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या की अगर हम बात करें तो हमें कितना मिलेगा बच्चों? चलो जान ले। तो हम कहेंगे सर 50 का 60%। यानी अब अगर हम यहां से बात करें तो हम कह सकते हैं 30 लड़के ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, जिनमें से 25 ऐसे हो गए जो कि केवल और केवल बैडमिंटन खेलते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 5 लड़के वो होंगे जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलते होंगे, क्योंकि बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की कुल संख्या 30 है, जिसमें से 25 लड़के वो हैं जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं। तो 5 लड़के वो होंगे जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलते हैं। और हमारे सवाल में हमें ये बता दिया गया था कि जो दोनों खेलने वालों की संख्या है वो कितनी है? 12। जो दोनों खेलने वालों की जो संख्या है वो कितनी है? 12 है। तो अब अगर इसमें से 5 अगर लड़के होंगे तो हम कह सकते हैं 5 अगर लड़के होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो 7 रही होंगी, बाकी कौन रही होंगी? लड़कियां रही होंगी, क्योंकि 5 + 7 मिलकर कितना होता है? 12। और अब अगर मैं यहां से बात करूं कि मुझे ये बताइए यहाँ पे लड़कों की संख्या क्या होगी जो कि केवल और केवल टेबल टेनिस खेलते हैं। तो हमें पता है कुल लड़कों की संख्या 50 है, जिसमें से 30 यहाँ जा चुके हैं और 30 में से 5 वो हैं जो कि दोनों खेलते हैं। तो आपके पास बचा कितना बच्चों? यानी 25 + 5 30। तो यहाँ पर 20 ऐसे लड़के होंगे जो कि केवल और केवल क्या खेलते होंगे? टेबल टेनिस खेलते होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें अब क्या कहा गया है सवाल। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज 40% ऑफ द टोटल नंबर और अब कहा गया है कि जो बच्चे केवल और केवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्दों में गिना जाएगा, जो बच्चे केवल और केवल टेबल टेनिस खेलते हैं वो 40% है कुल बच्चों का। तो केवल और केवल अगर मैं यहां से निकालूं तो ओनली टेबल टेनिस खेलने वाले कितने होंगे बच्चों? तो आप कहोगे सर पूरे बच्चे का यानी 85 का 40%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी 2 और 5 17
यानी 34, यानी 34 कुल बच्चे हैं, यानी 34 कुल बच्चे हैं जो केवल और केवल क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, जिनमें से 20 अगर लड़के हो गए तो आप खुद बताइए कि लड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। 34 कुल थे जिसमें से 20 लड़के हो चुके हैं, तो केवल और केवल लड़कियां कितनी होंगी जो टेबल टेनिस खेलती हैं, तो आप कहेंगे सर 14, 20 प्लस 14 यानी टोटल मिलाकर 34 यानी 34। और लड़कियों की कुल संख्या अगर 35 है जिसमें से 14 इधर हो चुके हैं प्लस 7 21, तो बाकी जो बची लड़कियां हैं जो कि केवल और केवल बैडमिंटन खेलती होंगी वो कितनी होंगी 14, यानी हमारे सवाल का सही उत्तर क्या है 14, यानी कि 14 यानी कि 14। मुझे पता है आप मेरे साथ जब सवालों को बना रहे होंगे तो आपको एक एक चीज रिकॉल हो रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा कि किस तरीके से सवालों का लेवल कहां से कहां जा रहा है और शब्दों का कितना गेम चलता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ें और देखें अगले क्वेश्चंस की ओर कि क्या दिया गया है। 10% of the electorate did not vote in an election between two candidates. 10% of the votes polled were found invalid. The successful candidate got 54% of the valid vote and won by a majority of 1620 vote. Find the total number of voters enrolled in the voter list. 10% मतदाताओं ने दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मत नहीं दिया। डाले गए मतों में से 10% अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त होता है और वो 16 से 20 मतों से बहुमत से जीत जाता है। तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में नामक्रमित मतदाताओं की संख्या। अब आइए अब सवालों में देखें और सवालों को समझने की कोशिश करें। अब हमारे सवाल में दिया क्या है गया है बच्चों कि जो जीतने वाला जो है वो 54% कुल मतों का यानी वैलिड वोट यानी वैध मतों का 54% मत पाता है और वो 1620 मतों से उस इलेक्शन को क्या करता है जीत जाता है। तो अब अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि वैलिड वोट यानी वैध मत में से जीतने वाले को वैध मत में से यानी वैलिड वोट में से जीतने वाले को कितना परसेंट मिला है, तो आप कहेंगे 54%। ठीक, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हारने वाले को कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे सर 100% माइनस 54%, यानी हारने वाले को कितना परसेंट मिला होगा, तो आप कहेंगे 46%। यानी जीतने वाले को 54% वोट मिला यानी 54%, तो हारने वाले को कितना मिला है 46% यानी 46%। और हमारे सवाल में कहा गया है इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना परसेंट है 8%, यानी 8% की वैल्यू हमारे सवाल में कह दी गई है कितने के बराबर है 1620 की। लेकिन ये 8% किसका, तो आप कहेंगे सर वैलिड वोट का। ये 8% किसका, तो आप कहेंगे सर वैलिड वोट का यानी वैध मतों का। यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा वैध मत। तो चलिए सबसे पहले हम वैध मत निकालते हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट द टोटल वोटर्स बी x, यानी कुल मतदाता जो वोटर लिस्ट में थे वो x थे। और अब सवाल को करते हैं, यानी इतने लोग मत देने के लिए आने वाले थे जिनमें से 10% लोगों ने मत नहीं दिया। अगर 10% लोगों ने मत नहीं दिया तो मुझे ये बताइए कि कितने प्रतिशत लोगों ने मत दिया है, तो आप कहेंगे सर 100 - 10 यानी 90% लोगों ने मत दिया है। और उस दिए गए मत में 10% मत क्या हो गए अवैध हो गए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वैध मतों की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर दिए गए मतों का अगर आप 90% निकालें तो आपको क्या मिल जाएगा वैध मत मिल जाएगा। और वैध मत का 8% जो है वो हमारे सवाल में कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 1620। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा x इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू
8/100 इज इक्वल टू 1620। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 9 जा 81, 81 2 जा यानी 20, 4 2 जा 25, यानी x इक्वल टू कितना मिलेगा 25,000। यानी जो कुल मतदाता जो कि वोटर लिस्ट में यानी वो चुनाव सूची में जो थे वो कितने थे, दैट इज इक्वल टू 25,000, यानी 2500 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चनों पर बात की है जो कि हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें अगर आप बार बार चीज़ों को देखें और रिविजन्स करें तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब इस तरीके के सेशंस को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हर एक चैप्टरों में हम देखेंगे कि किस तरीके से हाई लेवल के क्वेश्चनों को हमारे तरीके से यानी दीपक सर के तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज बस इतना ही, मैं फिर आपके साथ लौटूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब पर। थैंक यू।